हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो उसका पार्ट 1 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में जो है गुरुकुल्स के बारे में, आश्रम्स के बारे में बताया गया था कि प्राचीन एजुकेशन सिस्टम जो था वो कैसा था, भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो बच्चे जो थे उसमें टेम्पल्स में पढ़ते थे, पाठशालाओं में पढ़ते थे, आश्रम में पढ़ते थे, गुरुकुल्स में पढ़ते थे, यानी कि ग्रुप स्टडी होती थी। तो पार्ट 1 में इतना ही है। अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। इन पार्ट 1 यू हैव रीड अबाउट द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन आश्रम्स, गुरुकुल्स एंड द वे ऑफ लाइफ इन देम। पार्ट 1 में जो है आप लोगों ने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा जो कि आश्रम्स गुरुकुल्स में होती थी, एंड द वे ऑफ लाइफ इन देम, और उसमें जो लाइफ होती थी वो कैसी होती थी। दिस सिस्टम कंटिन्यू टू फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्धा एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड्स। ये जो सिस्टम था, बुद्धा का जो टाइम था, जैनिज्म और बुद्धिज्म आए थे, तो जो बुद्ध वाला पीरियड था उसमें ये सिस्टम जो था बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। उस दौरान बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, यानी कि फैलता चला गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस समय। चलिए अब आगे देखते हैं। मैनी मोनास्ट्रीज, विहार्स वर सेटअप फॉर मॉन्क्स एंड नन्स टू मेडिटेट, डिबेट्स एंड डिस्कस विद द लर्न फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारी मोनास्ट्रीज और विहार्स बने थे, है ना। मोनास्ट्रीज में होता है जैसे कि आप प्लेस वेयर मॉन्क्स लाइन एंड वर्शिप। मॉन्क्स और नन्स होते हैं, तो मॉन्क्स तो आता है जेंट्स लोगों के लिए, और जो नन्स होती थी वो आती थी लेडीज़ के लिए, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चर्च में फादर्स होते हैं और जो क्रिश्चियंस वगैरह नन्स होती हैं, तो उस तरीके से ही मोनास्ट्रीज और विहार्स में मॉन्क्स और नन्स को करा जाता था, अपॉइंट किया जाता था, जो कि डिबेट और डिस्कस करते थे, एक दूसरे के साथ लर्निंग करते थे फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान ये लोग होते थे मॉन्क्स और नन्स, जिन्होंने डिबेट करना सिखाते थे, डिस्कस करना सिखाते थे, मेडिटेट करना सिखाते थे। ओके, तो अराउंड दीज विहार्स अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड। इन विहार्स के समय में ही जो है एजुकेशनल सेंटर, हायर लर्निंग के एजुकेशन सेंटर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। विहार्स भी उनमें से एक है, विच अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज़। जिसमें क्या होता था, मोनास्ट्रीज और विहार्स में जो बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स जो है अट्रैक्शन का वो एक केंद्र बन गए थे, मोनास्ट्रीज और विहार्स। तो उसमें बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के लिए आते थे, दूसरे देशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जैसे कि चाइना, कोरिया, तिब्बत, वर्मा, है ना। वर्मा का म्यांमार हो गया और सिलोन हो गया श्रीलंका। वर्मा का जो प्रेजेंट नेम है वो म्यांमार है और सिलोन हो गया श्रीलंका। जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज़। अब इसमें हम बात करेंगे विहार्स और यूनिवर्सिटीज़ की। द जटाका टेल्स अकाउंट्स गिवन बाई जुआन जेंग एंड आई क्विंग, चाइनीज स्कॉलर्स, ठीक है। तो जटाका टेल्स जो थी, तो आप लोगों को पता होगा, शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जटाका टेल्स किस समय में लिखी गई थी। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक हिंट है, बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म, इन दोनों में से किसी एक के टाइम पर जटाका टेल्स लिखी गई थी। तो क्या था, जब जटाका टेल्स थी तो अकाउंट्स गिवन बाय जुआन जेंग एंड आई क्विंग, तो चाइनीज स्कॉलर थे दो, जुआन जेंग और आई क्विंग, एज वेल एज अदर सोर्सेज टेल अस दैट किंग्स एंड सोसाइटी टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन, ठीक है। तो ये दो चाइनीज स्कॉलर्स थे, और जो राजा होता था, किंग्स और सोसाइटी, राजा और उसका जो समुदाय होता था चारों तरफ का, उसका समुदाय यानी कि उसकी प्रजा लगा लीजिए, एक कम्युनिटी लगा लीजिए, तो वो सब एजुकेशन को प्रमोट करते थे। वो सब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, मतलब उन्होंने शिक्षा को दूर दूर तक फैलाना शुरू कर दिया था। ये भी एक अच्छा सोर्सेस थे एजुकेशन को दूर दूर तक पहुँचाने का। एज अ रिजल्ट मैनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे फेमस एजुकेशनल सेंटर्स डेवलप हुए। Among the most notable universities that evolved during this period were situated at Takshashila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, Odantapuri and Jagadala, ठीक है। तो इसी पीरियड में क्या हुआ था, जब ये बड़े बड़े सेंटर्स बने थे, यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, तो उसी टाइम जो था इस पीरियड में निम्नलिखित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं, जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उडांटापुरी एंड जगड्डला। ये जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो इस समय डेवलप हुई। These universities developed in connection with the विहार्स। इन यूनिवर्सिटीज़ का जो कनेक्शन था वो विहार से था, ये विहार्स के दौरान पे डेवलप हुई थी। Those at बनारस, नवद्वीप एंड कांची डेवलप इन कनेक्शन with temples and became centers of community life in the places where they were situated।
उसी तरीके से बनारस, नवद्वीप और कांची, इनका जो कनेक्शन डेवलप हुआ वो टेम्पल से डेवलप हुआ। मतलब क्या था उस टाइम कि टेम्पल्स में जो है स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करते थे। टेम्पल्स में लोग मंदिर जाते थे, पूजा अर्चना करने जाते थे, ज्ञान का विस्तार करना चाहते थे। वो अपने जैसे वहाँ पर जाकर ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान का प्रसार दूर दूर तक करते थे। इस तरीके से वो एक कम्युनिटी लाइफ बन गई थी, जो सेंटर्स बन गए थे इस तरीके के कि जैसे सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती थी, वहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते थे, टेम्पल्स में ज्ञान की बातें करते थे, जिससे कि ज्ञान का विस्तार जगह जगह होने लगा। These institutions catered to the needs of advanced level students। इसमें क्या था, इंस्टीट्यूशन में जो था एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स जो है उनकी आवश्यकता थी। एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स इसमें काम करते थे। सच स्टूडेंट्स ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग एंड डेवलप देयर नॉलेज बाई म्यूचुअल डिस्कशन एंड डिबेट्स विद रिनाउंड स्कॉलर्स। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स थे ये हायर एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग के लिए उन सेंटर्स को ज्वाइन करते थे, वहाँ पर जाते थे। एंड डेवलप देयर नॉलेज बाय म्यूचुअल डिस्कशन एंड डिबेट्स विद रिनाउंड स्कॉलर्स। और जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे उनसे जो अपनी ये डिस्कशन करते थे, अपने है ना, अपने ज्ञान का प्रसार करते थे, ज्ञान को फैलाते थे। स्कॉलर से शिक्षा ग्रहण करते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। एंड डिबेट्स, और उनसे डिबेट्स करते थे, यानी कि उनसे बहस या फिर शास्त्रार्थ कह लीजिए, इस तरीके से करना सीखते थे। Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country of various vihars and universities would meet, debate and exchange their views। ठीक है, not only this, सिर्फ इतना ही नहीं था, there was also occasional summoning by a king। summoning का मतलब हो गया जैसे एक तरीके से, occasional summoning मतलब बुलावा आना। जैसे क्या होता था कि एक राजा होता था, वहाँ पर एक राजा होता था, टू अ गैदरिंग इन विच द स्कॉलर्स ऑफ द कंट्री, जो कि राजा होता था और उसकी जो कम्युनिटी होती थी वो दूर दूर से स्कॉलर्स को बुलाते थे, अपने यहाँ बुलावा भेजते थे उनके यहाँ। कंट्री ऑफ वेरियस विहार्स एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जो वहाँ से विहार्स और यूनिवर्सिटीज़ से दूर दूर से बड़े बड़े स्कॉलर्स आते थे, राजा उनको बुलावा भेजता था, तो वो वहाँ पर आकर डिबेट करते थे और एक्सचेंज देयर व्यूज, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। इन दिस सेक्शन वी विल गिव यू ग्लिम्प्स ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द एंशिएंट पीरियड। इस सेक्शन में हम प्राचीन काल की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी कुछ झलकियाँ हैं, उनको देखेंगे। दीज यूनिवर्सिटीज़ वर कंसिडर्ड एमोंग द बेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द वर्ल्ड। अब ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये संसार में बेस्ट लर्निंग सेंटर हैं, कंसिडर्ड हैं। ठीक है, बेस्ट लर्निंग सेंटर के नाम से जानी जाती थी। दीज हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म भी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या करा है, इन यूनिवर्सिटीज़ को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा भी दिया है। इनको डिक्लेयर किया है कि इनको हेरिटेज साइट्स के रूप में इसको स्वीकार किया है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटीज़ है वो है तक्षशिला और टेक्सशिला। ठीक है, तो इन एंशिएंट टाइम्स तक्षशिला वॉज अ नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग। प्राचीन समय में तक्षशिला जो थी वो एक लर्निंग का बेस्ट सेंटर थी, इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म फॉर सेवरल सेंचुरीज। ठीक है, कई शताब्दियों तक इसमें जो है बुद्धिज्म की टीचिंग होती थी, इसमें बुद्धिज्म की शिक्षा ग्रहण की जाती थी। इट्स कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन इन द 5th century CE। ठीक है, जब तक क्या हुआ था, फिर इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट, ये जो था ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती रही तब तक, जब तक कि 5th century है ना, 5वीं शताब्दी 5th century कॉमन एरा में क्या हुआ, जब तक इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, यानी कि इसको बर्बाद कर दिया गया था, इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था, इसको तोड़ दिया गया था, है ना। तो इस पर किसी ने वो मुसलमान शासक था कोई, उसने इस पर आक्रमण किया था, तो उसने क्या करा था, इसको तोड़ दिया था, इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया था। तो लेकिन तब तक इस पर ये स्टूडेंट्स के आकर्षण का केंद्र बनी रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो विदेशों से इसमें पढ़ने आते थे। इट वॉज नोन फॉर इट्स हायर एजुकेशन एंड curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science and the 18 शिल्पास और आर्ट्स। ठीक है, ये जानी जाती थी बेस्ट एजुकेशन के लिए। इसमें क्या था, अच्छा जो बहुत ही अच्छा करिकुलम था, पाठ्यक्रम था इसका। कंप्रीज द स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर, इसमें प्राचीन स्क्रिप्चर्स जो होता है, जैसे आर्ट वगैरह होता है, पेंटिंग्स होती है, उनकी स्टडी की जाती थी। लॉ की पढ़ाई की जाती थी इसमें। मेडिसिन चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी जैसे ज्योतिष हो गया, मिलिट्री साइंस चिकित्सा विज्ञान एंड द 18 शिल्पास और आर्ट्स, और इसमें 18 शिल्प्स और आर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। तक्षशिला बिकेम फेमस एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज। ठीक है, तक्षशिला जो फेमस हुई थी वो अपने जो है बेस्ट टीचर्स की वजह से भी फेमस हुई थी, क्योंकि कोई कॉलेज क्यों पॉपुलर होता है, क्योंकि उसमें टीचर्स अच्छे होते हैं, उसमें अच्छी एजुकेशन मिलती है। तो इसीलिए तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी
वो वहाँ के टीचर्स की वजह से और ज़्यादा फेमस हो गई थी। अमॉन्ग इट्स नोटेड पीपल्स वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि। ठीक है, इसमें क्या था, जो इनके जो ये हैं ग्रामेरियन पाणिनि जो थे, पाणिनि, तो ये इसी स्कूल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, सॉरी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करी थी उन्होंने। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर, वो लैंग्वेज और ग्रामर के बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करी थी, तो वो इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। और उन्होंने एक जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन ग्रामर कॉल्ड, उन्होंने एक जो एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। ठीक है, जो उन्होंने ग्रामर पे बहुत ज़्यादा उस पर कार्य किया था। जीवाका, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियंस इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन इंडिया के जीवाका जो थे बहुत जो है बहुत जाने माने फिजिशियन थे। एंड चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, और चाणक्य जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। आ स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट बोथ स्टडीड हियर, जो कि स्किल्ड एक्सपोनेंट थे स्टेट क्राफ्ट में, तो उन्होंने भी स्टडी यहीं की थी, यानी कि जीवाका और चाणक्य इन दोनों की स्टडी भी इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुई थी। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, कौसाला, मगधा एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग एंड ऑर्डियस जर्नी दे हैड टू अंडरटेक। ठीक है, स्टूडेंट्स जो थे, छात्र जो थे, बहुत दूर दूर से तक्षशिला आते थे। कहाँ से आते थे? काशी, कौसाला, मगधा एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज, इन और बहुत दूर के देशों से। इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग एंड अर्डियस जर्नी, अर्डियस जर्नी का मतलब है बहुत थकाने वाली जर्नी, बहुत थकाने वाली यात्रा करके जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर पढ़ने के लिए, अपना एडमिशन लेने के लिए इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आते थे। ठीक है, तो ये पोस्टेज स्टैंप है इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि की। ठीक है, पाणिनि हिंदी में बोलते हैं और वैसे इंग्लिश में पाणिनि, तो ये इसका जैसे गवर्नमेंट इशू करती है ना पोस्टेज स्टैंप, ये वही है। ओके, तो तक्षशिला के बारे में यहाँ पर भी लिखा गया है कि तक्षशिला वाज एन एंशिएंट इंडियन सिटी, तक्षशिला जो थी एक प्राचीन इंडियन सिटी है, भारतीय शहर था, विच इज़ नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, जो कि अब नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में है। ठीक है, तक्षशिला जो था वो एक प्राचीन इंडियन शहर था जो कि अब नॉर्थ पाकिस्तान में है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट इज़ टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है और यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। कब दिया है? 1980 में। इट इज़ फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज इस अर्थशास्त्र। ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर चाणक्य ने अपना जो है इस सेड टू हैव कंपोज द, उन्होंने अपना अर्थशास्त्र लिखा था यहाँ पर। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड इट्स रूइंस इन द मिड 19th सेंचुरी। इसको क्या करा था? डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था इसका। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसको दोबारा इसकी खोज की थी 19th सेंचुरी में। ओके, अब इसमें बताया गया कि रोल ऑफ द टीचर, यहाँ के टीचर्स का क्या रोल था? टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू डिज़ाइनिंग देयर सिलेबी। ठीक है, यहाँ के जो टीचर्स थे उनके हाथ में ये अधिकार था कि वो अपने जो स्टूडेंट्स थे वो देख दाख कर अच्छे से उनको चुनते थे, उनको और वहाँ का वो पाठ्यक्रम था वो ही बताते थे, वहाँ का पाठ्यक्रम भी वही चुनते थे और स्टूडेंट्स को भी सिलेक्शन वही करते थे। व्हेन द टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स द कोर्स कंक्लूडेड। जब टीचर्स जो था वहाँ के जो है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो जाते थे, मतलब संतुष्ट हो जाते थे परफॉर्मेंस से, तब वो जो है वहाँ का जो कोर्स था उसको निर्धारित करते थे, सिलेबस को उसको निर्धारित करते थे। He would admit as many students as he liked and taught what his students were keen to learn। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को वो पसंद करते थे और वो जिसको वो पढ़ाते थे, ही जिसको पसंद करते थे एंड टॉट उसको पढ़ाते थे, तो उसी को वो डिक्लेयर करते थे कि इसी को जो है अपने पढ़ाई के लिए वो रखेंगे, उसी को वो लर्निंग कराना सिखाते थे। डिबेट एंड डिस्कशन वर द प्राइमरी मेथड्स ऑफ टीचिंग। डिबेट और डिस्कशन जो होते थे वहाँ के प्राइमरी मेथड थे टीचिंग के, मतलब सबसे पहले डिबेट और डिस्कशन ही वहाँ पर सिखाया जाता था। टीचर्स वर असिस्ट बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट्स, और टीचर्स जो थे वो एडवांस लेवल जो स्टूडेंट्स होते थे उनको असिस्ट करते थे। ठीक है, मतलब उनके एक जो एडवांस लेवल स्टूडेंट्स थे यानी कि जो उनके सीनियर्स थे, तो बच्चों में जो जूनियर सीनियर्स होते हैं तो जो सीनियर्स लेवल्स के स्टूडेंट्स थे उनको वो अपना असिस्ट करते थे, उनको वो सिखाते थे और वो जो है उनको असिस्टेंट बनकर उनका रहते थे, सारे कामकाज वो उन्हीं से सीखते थे। ओके, सेकेंड है अब नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, तो नालंदा व्हेन ज़ुआन ज़ेंग विजिटेड इट, नालंदा जब ज़ुआन ज़ेंग यहाँ पर घूमने आया, वॉज कॉल्ड नाला एंड वॉज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है,
तो उसने इसको नाम दिया नाला, वो नाला के नाम से पुकारता था। एंड वॉज अ सेंटर ऑफ, जो कि हायर लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो वेरियस सब्जेक्ट्स होते थे उनकी पढ़ाई की जाती थी। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो थी बहुत दूर दूर से स्कॉलर्स को अपने पास अट्रैक्ट करती थी। यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है स्कॉलर्स या विद्वान यहाँ पर आते थे, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, या फिर ये कहीं संसार के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर जो है लोग आते थे। द चाइनीज स्कॉलर्स आई क्विंग एंड ज़ुआनज़ैंग विजिटेड नालंदा इन द 7th century CE। ठीक है, 7वीं शताब्दी कॉमन एरा में क्या था, चाइनीज स्कॉलर से दो, आई क्विंग एंड ज़ुआनज़ैंग, ये जो नालंदा विजिट करने के लिए आए थे। दे हैव गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा, उन्होंने क्या था नालंदा में बहुत सारे जो है अकाउंट्स जो है खोले, मतलब नालंदा को उन्होंने इसका दर्जा दिया था कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई थी, सब कुछ था यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स खोले। दे हैव noted that as many as 100 discourses happened on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussion। ठीक है, they have noted, उन्होंने वहाँ पर क्या करा था, as many as 100 discourses हो गए, जैसे कि बहुत सारे लेक्चर्स होते रहते, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स शुरू किए। that as many as 100 discourses happened on a daily basis पर वहाँ पर 100 से ज़्यादा जो है लेक्चर्स किए जाते थे इन अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहकर जाते थे, थ्रू द मेथड्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, और वो जो कि डिबेट और डिस्कशन के जरिए बोले जाते थे। ज़ुआनज़ैंग हिमसेल्फ बिकम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र। ज़ुआनज़ैंग जो था वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जो कि योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर आया था। ही वॉज मेंशन दैट द चांसलर ऑफ नालंदा शिलभद्रा, ठीक है, ही हैज़ मेंशन दैट द चांसलर ऑफ नालंदा, उसने जो वहाँ के जो चांसलर थे नालंदा के शिलभद्रा, उनको भी वहीं पे अपॉइंट किया था। वॉज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा, जो कि योग शास्त्र के है ना हाईएस्ट टीचर थे, या हाईएस्ट उनको टीचर्स कह लीजिए या अथॉरिटी कह लीजिए, लिविंग अथॉरिटी थे योगा के, तो वो भी उनको भी वहाँ निर्धारित किया गया था शिलभद्रा को। द कोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाई नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड अ वाइड रेंज। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है बहुत सारे जो कोर्सेज होते थे और यहाँ पर उसकी बहुत वाइड रेंज थी, मतलब एक से बढ़कर एक कोर्स वहाँ ऑफर किए जाते थे स्टूडेंट्स को। ऑलमोस्ट द एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल, बल्कि ये कहिए कि वहाँ पर ज्ञान का पूरा भंडार था, पूरा वो चारों तरफ से ज्ञान से घिरा पड़ा था नालंदा यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीड द वेदास एंड वर ऑल्सो ट्रेंड इन द फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा स्टडीड द वेदा, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो वेदों की ट्रेनिंग लेते थे, वहाँ पर फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते थे, मेडिसिन, चिकित्सा, गणित, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, पॉलिटिक्स, राजनीति एंड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, और लड़ाई झगड़ों की जो कला होती है उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती थी। द एंशिएंट नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE टू 12th century CE। प्राचीन नालंदा जो था वॉज अ लर्निंग का सेंटर था, वो कब से कब तक 5th century CE से लेकर 12th century CE तक रहा। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया, नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को डिक्लेयर द ruins ऑफ द नालंदा महाविहारा अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो जो है ये लोकेटेड है इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार। अब भारत में बिहार में राजगीर में ये प्रेजेंट है। नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार की जो है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है नालंदा महावीर के नाम से। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटीज़ इज एनविसेड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। अब जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है उसको वो सेंटर मानी जाती है किसका, इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग का। ओके, रोल ऑफ कम्युनिटी, अब वहाँ की जो कम्युनिटी थी उसका क्या रोल था इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। कम्युनिटी होगा समुदाय, वहाँ के समुदाय का इसमें क्या रोल था, रोल ऑफ द कम्युनिटी। एट दैट टाइम नॉलेज वॉज कंसिडर्ड सेक्रेट एंड नो फीस वॉज चार्जेड। ठीक है, उस समय क्या था, नॉलेज वॉज कंसिडर्ड, ज्ञान जो था बहुत ज़्यादा कंसिडर्ड था, है ना, एंड नो फीस वॉज चार्जेड, तो क्या होता था वहाँ पे पढ़ाई जो थी बहुत ज़्यादा कंसिडर्ड थी, मतलब पैसा खर्च नहीं होता था उसमें, बिल्कुल भी उसका कोई चार्जेस नहीं था। कॉन्ट्रीब्यूशन लुवर्ड्स एजुकेशन वर कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन, वहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूट करके पढ़ाई की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी जो कि डोनेशन के फॉर्म में दी जाती थी। जैसे लोग बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, राजा होते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, तो वो ना डोनेट करते थे जिससे शिक्षा दी जाती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सेम फॉर्म ऑफ द अदर, और जितने भी कम्युनिटी के मेंबर होते थे या सोसाइटी के मेंबर्स होते थे वो सारे जो है कंट्रीब्यूट करते थे जिससे कि शिक्षा को
बांटा जाता था, ज्ञान का प्रसार किया जाता था। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट, और बड़े बड़े जो उद्योगपति होते थे या बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट आती थी। वेल्थी पेरेंट्स एंड सोसाइटी, हाँ जैसे कि वेल्थी पेरेंट्स होते थे या समुदाय के और जो लोग होते थे, जो अमीर आदमी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज़ को मिलता था। बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, द यूनिवर्सिटीज़ रिसीव गिफ्ट्स ऑफ लैंड। ठीक है, इसमें क्या होता था, वो बिल्डिंग्स का बड़ा बड़ा उपहार देते थे, वो जो बिजनेसमैन होते थे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स उपहार में दे दी, या फिर जो है बहुत सारी लैंड उपहार में दे दी, तो उस पर यूनिवर्सिटीज़ बन गई। तो इस तरीके से शिक्षा जो होती है वो डोनेशन के रूप में चल रही थी। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी विक्रमशिला एंड जगद्दाला। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन, इस तरीके की जो फ्री एजुकेशन शिक्षा थी वो प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ में चलती थी, जैसे कि वल्लभी हो गई, विक्रमशिला एंड जगद्दला। एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया, उसी समय, अभी तो हमने नॉर्थ इंडिया का पढ़ लिया, ठीक है, उसी समय साउथ इंडिया में भी अगर आगरा हारस सर्व एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, उसी समय क्या था, साउथ इंडिया में भी आगरा हारस जो था वो लर्निंग और टीचिंग का मोस्ट पॉपुलर सेंटर बना हुआ था। साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन नोन एज घटिका एंड ब्रह्मपुरी। अ घटिका वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वॉज स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो उस समय क्या था, कल्चरल इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि घटिका और ब्रह्मपुरी। तो घटिका जो था बहुत छोटा सा सेंटर था, जो कि लर्निंग का बहुत छोटा सा सेंटर था, साइज़ में बहुत छोटा था वो। एंड अगरहारा वॉज अ बिगर इंस्टीट्यूशन, और जो अगरहारा था वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्न ब्राह्मण, जिसमें कि सारा जो सेटलमेंट था ब्राह्मणों का था, उसमें वो ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा लेते थे। विद इट्स ओन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज मेंशन्ड बाई जनरस डोनेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, जिनको क्या था कि सोसाइटी की तरफ से जनरस डोनेशन उनको मिलता था। ठीक है, किसको, अगरहारा और जो घटिका थी उनको मिलता था। तो घटिका तो बहुत छोटा सा सेंटर था, ऐसी जो है अग्रहारा, उसमें वो एक बिगर इंस्टीट्यूट था जिसको सोसाइटी की तरफ से बहुत सारा डोनेशन आता था और वहाँ पर फ्री शिक्षा चलती थी। टेम्पल्स, मठास, जैन बेसाइड्स एंड बुद्धिस्ट बिहार्स ऑल्सो एग्जिस्टेड एज अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान क्या था, टेम्पल्स, मठास, जैन बेसाइडीज एंड बुद्धिस्ट विहार्स, ये सब जो थे लर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स माने जाते थे। उस समय इसमें भी शिक्षा दी जाती थी। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ आश्रम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था वो कंटिन्यू रहा, आश्रम के फॉर्म में वो कंटिन्यू रहा। इन टेम्पल्स एंड एज इंडिजिनस स्कूल्स, जो टेम्पल्स होते थे और इंडिजिनस स्कूल जो होते थे, मतलब पब्लिक प्लेस समझ लीजिए उसको, या ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, तो वो आश्रम के रूप में बदल चुके थे। मतलब उनमें जो शिक्षा होती थी वो आश्रम के रूप में डेवलप हो चुके थे। ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड, इस पीरियड के दौरान, ठीक है, मकाबास एंड मदरसास बिकम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ये जो बड़े बड़े मदरसे होते हैं, है ना, और ये मकतबास जो होते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट बन चुके थे, क्योंकि मदरसों में भी पढ़ाई की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। ड्यूरिंग दिस प्री कॉलोनियल पीरियड, इस प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या था, मतलब प्री कॉलोनियल पीरियड का मतलब होगा जब देश गुलाम बना था ना, तो उससे पहले। कॉलोनियल पीरियड तो हो गया जब देश गुलाम बना, लेकिन ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, जब देश गुलाम बना तो उससे पहले इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया। इंडिया में जो थी इंडिजिनस एजुकेशन बहुत दूर दूर तक अपने पैर पसार चुकी थी। दिस वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर। जिससे क्या था, जगह जगह इसकी जो फ्लोरल सिस्टम था, इसका फॉर्मल सिस्टम था इसका, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते थे, इसका जो विस्तार हो चुका था, जगह जगह ये अपनी रूट जड़ों को विस्तार कर चुकी थी, अपनी जड़ें जमा चुकी थी। दिस सिस्टम वॉज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इस सिस्टम में क्या था, मोस्टली धार्मिक एंड स्पिरिचुअल शिक्षा दी जाती है। जैसे कि हम मंदिरों में जाते थे ज्ञान बांटने के लिए, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, ज्ञान की बातें हो रही हैं, धार्मिक बातें हो रही हैं, तो इस तरीके से शिक्षा का प्रसार होता था। या फिर मदरसों में अपने धर्म की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर उस समय तक इस शिक्षा का भी विस्तार हो चुका था। टोल्स इन बंगाल, पाठशालाज इन वेस्टर्न इंडिया, चतुष्पदीज इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसी तरीके से बंगाल में टोल्स, है ना, वेस्टर्न इंडिया में पाठशालाज, और चतुष्पदीज इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड, और भारत के और देशों में जो था इस तरीके के स्कूल्स डेवलप हो चुके थे। लोकल रिसोर्सेज वाया डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन, लोकल रिसोर्सेज में इन डोनेशन से जो एजुकेशन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था। रिटरेंसेज इन टेक्स्ट एंड मेमोरीज इन्फॉर्म दैट विलेजेस ऑल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया में क्या था, जो रेफरेंसेस थे इन टेक्स्ट एंड मेमोरीज जो थे वो इसको अच्छा टैक्स पे करते थे, जिसकी वजह से शिक्षा को ग्रहण किया जाता था। ठीक है,
एज वी अंडरस्टैंड, जैसा कि हम समझ चुके हैं, द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ा है, जितना हम पढ़ चुके हैं या जितना हमने समझा, उसमें जो प्राचीन हमारा एजुकेशन सिस्टम था या फिर प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, वो किस पर फोकस थी? उसका जो फोकस था वो सिर्फ होलिस्टिक जो स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे था, मतलब जिससे कि उसका विकास हो सके, उसका वो कि पवित्र रह सके, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, दस प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ, जिससे कि उसका क्या था, आंतरिक और बाहरी विकास दोनों हो सके, है ना, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, उसकी लाइफ को उसको जीने के लिए उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाता था, कि जिससे कि उसका बाहरी और आंतरिक विकास हो सके। ये ना कि ऐसा हो कि सिर्फ आउटर विकास हो गया उसका, कि मतलब बाहर से ही वो अच्छा है लेकिन अंदर से बिल्कुल बेकार। तो उसका जो पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या था, इनर एंड आउटर दोनों पे ध्यान दिया जाता था। एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज, एजुकेशन जो थी उस समय की जो एजुकेशन थी वो फ्री थी, वो सेंट्रलाइज नहीं थी। इट्स फाउंडेशन वर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, thereby helping in the development of the physical, intellectual, spiritual and artistic aspects of the life holistically। ठीक है, इस समय के जो फाउंडेशन थे वही इनकी जो शिक्षा संस्थान थे बड़े बड़े उनकी हेल्प करते थे। देयरबाय इसकी वजह से क्या था, हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट, जिससे कि फिजिकल, शारीरिक, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, आत्मिक या फिर धार्मिक बोल लीजिए, एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स, जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स था होलिस्टिकली, मतलब इससे क्या था, स्टूडेंट का धार्मिक और आत्मिक, शारीरिक हर तरीके से उसका विकास हो सके, इनर और आउटर दोनों तरीके से, उसका बाहरी भी विकास हो, उसका आंतरिक भी विकास हो। तो बड़े बड़े जो फाउंडेशंस होते थे वो उन सबकी शिक्षा संस्थानों की हेल्प करते थे। और प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब हमारा जो प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा इस टाइम का वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, उसको प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside to the school, जिससे कि क्या हुआ है, द स्ट्रेस, जगह जगह स्ट्रेस बढ़ गया है, ऑन कनेक्टिंग लर्निंग टू द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस बढ़ गया है। टुडे एजुकेशनिस्ट रिकॉग्नाइज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल एजुकेशन। आज जो है एजुकेशनिस्ट को रिकॉग्नाइज करें, वो एजुकेशनिस्ट कौन होते हैं, जो कि कोर्सेज डेवलपर्स करते हैं और जो कि एजुकेशन को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करें द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल का मतलब हो गया जैसे कई सारी भाषाओं में, है ना, कई सारी भाषाओं का महत्व, एंड मल्टी कल्चरल, और कई सारे कल्चर का शिक्षा दें। ठीक है, आज क्या है, जो कई सारे भाषाओं की और कई सारे कल्चर की शिक्षा दें, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ऐसा कोर्सेज डेवलप करें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे बच्चों को उनका विकास हो सके, आंतरिक उनका विकास हो सके। देयर बाय कनेक्टिंग द एंशिएंट एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग, जिससे कि वो प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति से, है ना, उनके ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, उनका पारंपरिक ज्ञान जो है, विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग के साथ साथ वो सीख सकें। ठीक है, कंटेम्प्रेरी लर्निंग का मतलब हो गया जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि अब हमें जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको इस सब बातों में ध्यान देना चाहिए, वो ऐसे ऐसे कोर्स डेवलप करें जिससे कि बच्चे का कई सारी भाषाओं में, कई सारे कल्चर में शिक्षा ग्रहण कर सके, उसका आंतरिक विकास हो सके, और जिससे कि वो प्राचीन समय की जो शिक्षा पद्धति है उससे कनेक्ट रह सके, ट्रेडिशनल नॉलेज उसको मिलती रहे, एंड विथ कॉन्टेम्प्रेरी लर्निंग, जिससे कि जो अभी चल रही है शिक्षा उसके साथ वो जुड़ा रहे। ठीक है, तो जो अब शिक्षा चल रही है वो प्राचीन समय की शिक्षा से कनेक्ट रहे। तो इसका जो उद्देश्य लेसन का यही है, ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी और आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है। ठीक है, तो लेसन तो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी अपनी फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।